नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और आप देख रहे हैं रात 11 बजे सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को 9वीं बार प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर नहीं होने के बाद ईडी और दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल के निवास पर पहुंच गई। शुरुआती पूछताछ के बाद रात 9 बजे के करीब केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में केजरीवाल की घर की ओर पहुंचने लगे। हालात को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और इलाके में धारा 144 लगा दी गई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी से बचने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। इस प्रकार की कार्यवाही घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा करना, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए काम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स में पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत है और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है। आप सीधी तस्वीरें दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हें लेकर के जाया जा रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त शुक्रवार को PMLA कोर्ट में उनकी पेशी होगी। गिरफ्तारी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पे CM अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी उन्हें ले जाती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया है। ईडी दफ्तर लेके उनको ले जाया जा रहा है, जहां पर शुक्रवार को PMLA कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पे CM अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी के गिरफ्त में हैं। उनको ले जाया जा रहा है, जहां शुक्रवार को उनकी पेशी होनी है।
शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। हम सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है। ईडी के दफ्तर उन्हें ले जाया जा रहा है। शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। इस पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उनका कहना है कि इस तरह से किसी पे निशाना साधना असंवैधानिक है और एकदम गलत है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पे सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको दफ्तर ले जाया जा रहा है, जहां पे शराब घोटाले मामले में उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। उन्हें लेके जाया जा रहा है और शुक्रवार को उनकी पेशी होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। हम दिल्ली से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता रहे हैं, दिल्ली से हम लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पे सीएम अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है। 9वीं बार प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर नहीं होने के बाद ईडी और दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल के निवास पर पहुंच गई। शुरुआती पूछताछ के बाद रात 9 बजे के करीब केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में केजरीवाल के घर की ओर पहुंचने लगे, जहां पे उनका भरपूर समर्थन किया गया। हालात को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी से बचने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई थी। ईडी ने 9 बार उनको समन भेजा, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पे सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने इस वक्त बड़ी कार्रवाई की है। 9वीं बार प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन भेजा था और इसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। दिल्ली से लाइव खबर हम आपको बता रहे हैं। इधर केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। कल पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। शराब घोटाले मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है ईडी ने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। दिल्ली से इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे ईडी अरविंद केजरीवाल को ले जाते हुए दिख रही है। इधर केजरीवाल के समर्थकों की भी भीड़ लगी हुई है। कल पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी दफ्तर लेकर जा रही है टीम। इस वक्त शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तारी की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है। स्क्रीन पे आप साफ देख सकते हैं, समर्थकों की भीड़ है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने ये पूरी कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है। 9 बार समन भेजने के बाद इस कार्रवाई को किया गया है और कल पीएमएलए कोर्ट में ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को चुनावी सभा संबोधित करने सुकमा पहुंचे। सुकमा के स्टेडियम ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए समर्थन मांगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कोटा विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर तंज कसते हुए कहा कि अपने लिए महेंद्र सिंह धोनी जैसा घर बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी 18 लाख गरीबों को घर बनाती है। और कांग्रेस के लोग आज बिखर रहे हैं, इधर उधर स्थान तलाश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शरण में सब आ रहे हैं। आज तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाए हैं। 16 जनवरी को प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से वार्ता को लेकर कहा था कि अगर नक्सली चाहें तो सरकार उनसे वीडियो कॉल के जरिए भी बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके बाद 15 मार्च को सुकमा में नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने पर्चा जारी कर कहा था कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सलियों से वार्ता की बात तो करते हैं, लेकिन वार्ता पर हमारे बयान का सीधा जवाब नहीं देते। अपने पर्चे में नक्सलियों ने वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे अनुकूल वातावरण होने पर ही वो वार्ता करने के लिए आगे आएंगे। 6 महीने तक सशस्त्र बल को कैंप तक सरकार सीमित रखे, नया कैंप स्थापित ना करे, झूठी मुठभेड़ बंद हो। वहीं इस पर्चे के आगे आने के बाद अब एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि गृह मंत्री नक्सलियों को वार्ता के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। नक्सली बंदूक की भाषा छोड़ दें, विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। अगर बंदूक की भाषा बोलेंगे तो सरकार को भी इसका जवाब देना आता है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि मैं विस्तृत चर्चा करके आपके सामने बात रखूंगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी मार्गदर्शन लूंगा। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि वार्ता को लेकर सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है। वार्ता को लेकर बीजेपी सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। अब हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी पहले ही उनको वार्तालाप के लिए आमंत्रित कर चुके हैं और आज भी हम कहते हैं कि वो लोग ये बंदूक की भाषा को छोड़ दें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। उनके साथ उचित न्याय करेंगे, लेकिन अगर बंदूक की भाषा ही बोलेंगे तो उसका जवाब सरकार को देना आता है। जो प्रारंभिक 1-2 चीजें हैं जो अपरेंट हैं, बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष है, वो मैंने आपसे कही, परंतु जो नीतिगत कुछ बातें हैं, निर्णय हैं, उस पर जो चर्चा करनी है, मैं पूरी टीम के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करके आपके सामने फिर आता हूँ। कि ये बयान देने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की या नहीं? क्या प्रदेश की स्थिति का उनको भौगोलिक स्थिति का पता है? बस्तर का स्थिति पता है? सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और सरकार इस मसले पर खुद कंफ्यूज है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव दुर्ग जिले के बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही हमने मोदी की गारंटी को पूरा कर जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरुण साव ने कहा कि 5 साल तक करप्शन के कारण ही कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। अब कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया है। स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने तक को तैयार नहीं है। इधर बिलासपुर में विधायक अमर अग्रवाल ने सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई हैं। प्रेस वार्ता लेने पिछले 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है, आज कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की टिकट लेने पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। 100 दिन के अंदर इतने अल्प समय में जो मोदी गारंटी 2023 पूरी की है, छत्तीसगढ़ की जनता उससे उत्साहित है और ऐसा लगता है कि जैसे जनता ने मन बना लिया है कि फिर से एक बार मोदी सरकार लाना है। बीजेपी इन दिनों
पूरे प्रदेश में भाजपा प्रवेश उत्सव अभियान चला रही है। गुरुवार को रायपुर में कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक के बेटों नीलेंद्र बहादुर सिंह, राजेंद्र लुकंडा और जांजगीर चांपा जिले की पुनीता प्रजापति समेत 200 लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया। इस मौके पर नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीति से हर व्यक्ति को लाभ मिला है, हर गरीब के घर में खुशहाली आई है। आप ऐसे परिवार में शामिल हुए हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर पार्टी के हित में काम करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पार्टी पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश की दिशा और दशा बदली है। यही वजह है कि लोग स्वयं बीजेपी से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा और पूर्व विधायक सौरभ सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। तो मैं तो आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आप ऐसे परिवार में शामिल हुए हैं जिस परिवार का व्यक्ति किसी भी जगह जाके कह सकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अलग अलग वर्ग के, अलग अलग दलों के, अलग अलग संगठन के जो लोग हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमने कई विधानसभा में देखे हैं कि इतना गरीब से गरीब को भी उतना ही महत्व जितना अमीर को मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। ये हमारे लिए बहुत प्रभावित वाली बात है। मेरे साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और गांव के नागरिक भी आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी है। गुरुवार को कवर्धा जिले की पंडरिया विधानसभा में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे, विधायक भावना बोरा, राजनांदगांव लोकसभा के संयोजक मधुसूदन यादव और पूर्व मंत्री राजेश मुडत शामिल हुए और सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं की पीड़ा नहीं समझते। सुरेंद्र दाऊ ने अपनी बात ही तो कही थी। आगे विजय शर्मा ने कहा, नक्सलियों का पत्र मुझे मिला है। पत्र में जिन बिंदुओं का जिक्र है वो सभी काम तो सरकार कर रही है। सड़क, बिजली, पानी, विकास के सभी काम किए जा रहे हैं। परिणाम का आया है और उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है उसके संदर्भ में मैं सर्वप्रथम तो यही कहना चाहता हूं कि उसमें जो जिन विषयों का उल्लेख उन्होंने किया है वो विषय तो उस पर तो सरकार काम कर ही रही है। देखिए, वो तो ऐसा ही हमेशा कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा कभी उन्होंने समझी नहीं। तो निश्चित ही आज एक संकल्प हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से लिया गया कि जितनी प्रचंड जीत विधानसभा में हुई है उतनी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को 11 कमल फूल और साथ में राजनांदगांव लोकसभा के साथ एक कमल फूल जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना प्रचार प्रसार अभियान होली के बाद तेज करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अभी प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट लगातार लोकसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं। होली के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता भी छत्तीसगढ़ आएंगे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नाम शामिल हैं। निश्चित तौर पे होली के बाद वरिष्ठ नेताओं के दौरे बनेंगे और वरिष्ठ नेताओं के दौरे का अपना एक अलग महत्व होता है। राष्ट्रीय नेता आएंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, प्रियंका जी हैं और सचिन पायलट जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, अपने आप में बड़े ग्लैमर वाले बड़े नेता हैं और उनका तो आज से दौरा चालू भी हो चुका है। जांजगीर चांपा जा रहे हैं, वहाँ से बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर वो दौरा करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कसडोल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि जांजगीर चांपा लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को प्रचंड मतों से जिताई है। इस बार जनता मन बनाकर बैठी है कि कांग्रेस की सरकार आए। वहीं प्रदेश की बची हुई 5 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं, घोषणा कर दी जाएगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। प्रभारी सचिन पायलट जिला हमारे शिव डहरिया जी को भारी बहुमत यहाँ से मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास और उम्मीद है। हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। यहाँ पर चुनाव सेकंड थर्ड फेज में ज़्यादा सीटों पर हैं, इसलिए समय रहते पूरे उम्मीदवार हम घोषित करेंगे। लेकिन जो हमने अब तक उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिन्होंने प्रचार किया है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, अच्छा रिस्पॉन्स कार्यकर्ताओं में है और जनता मन बना के बैठी है, कांग्रेस को जिताना है इस बार।
मध्य प्रदेश बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर प्रचार के साथ ही प्रदेश के लिए अपने चुनावी संकल्प पत्र तैयार करने में जुटी है। इसके लिए बीजेपी ने जनता से बड़ी संख्या में सुझाव भी लिए हैं। इसे लेकर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संकल्प पत्र समिति की बैठक हुई, जिसमें जनता से मिले सुझावों को पार्टी के आला नेताओं के सामने रखा गया। जनता से मिले कई महत्वपूर्ण सुझावों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। बता दी कि अपने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने 58 सुझाव गाड़ियों और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 1200 सुझाव पेटियों के जरिए 5 लाख से ज्यादा सुझाव जमा किए हैं, जिन पर चर्चा के बाद पार्टी कई बिंदुओं को लेकर लोकसभा के लिए अपने प्रादेशिक संकल्प पत्र में शामिल करेगी। सुझाव पेटियां संकल्प पत्र के लिए भेजी थी और नमो ऐप पर डिजिटली और मिस कॉल के माध्यम से, तो हर प्रकार से जिसे जो सुझाव देना था, ऐसे लाखों लोगों से आज हमारी संकल्प पत्र समिति ने बेहतर सुझाव लिए हैं। 18 सालों बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में विदिशा के गंज बासौदा में जनता से वोट मांगने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रेन से गंज बासौदा पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। ट्रेन में सफर के दौरान शिवराज सिंह ने यात्रियों से बातचीत की और गंज बासौदा में शिवराज सिंह ने रोड शो भी किया। शिवराज सिंह चौहान प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सम्मिलित हुए और लाडली बहनाओं से भी संवाद किया। वहीं लाडली बहनाओं ने फूल माला के साथ मामा शिवराज का स्वागत किया। इस दौरान घरों की दीवार पर कई स्लोगन देखे गए, जिसमें मेरा वोट मामा को, मेरा घर मामा का घर और रंगोली से लिखा गया वेलकम मामा जी जैसे दृश्य देखने को मिले। बाहर वाले भी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने शस्त्र मालिकों को लाइसेंसी हथियार नजदीकी थाना में जमा कराने के आदेश दिए हैं। अब तक शाजापुर कोतवाली में हथियारों के मालिकों की ओर से 116 बंदूकें जमा कराई जा चुकी हैं। गुरुवार को शाजापुर में 60 साल की महिला अपनी 12 बोर की बंदूक लेकर लाइसेंस के साथ कोतवाली थाना पहुंची और बंदूक को लाइसेंस के साथ थाना में जमा कराया। महिला ने बताया कि ये बंदूक उनके पिता की है। पिता की मौत के बाद वो अकेली रह गई, इस वजह से सुरक्षा के मद्देनजर उनसे बंदूक का लाइसेंस अपने नाम कराया है। बंदूक को मैंने थाने में जमा करके लाइसेंस भी जमा करके, फिर जिसके बाद उनको नीचा घाटा करने के बाद मैंने कोशिश करके वो बंदूक वापस मिल गई मेरे कलेक्टर साहब ने दे दिया। लाइसेंस जमा करने आई थी, इतनी बुजुर्ग महिला होते हुए भी ये इनके नाम से लाइसेंस है जो इनके पिता के नाम से इनके नाम से इशू हुआ है और इनने आज अपना हथियार थाने में सुरक्षा की दृष्टि से जमा किया है। और अब खबर है रायपुर से। रायपुर के बहुचर्चित प्रवीण सोमानी अपहरण कांड में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को हाईकोर्ट बिलासपुर से जमानत मिल गई है। 2020 के इस मामले में रायपुर कोर्ट से गिरफ्तार सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मामले में 11 आरोपी थे, जिनमें से केवल 6 ही गिरफ्तार हो पाए थे। रायपुर की अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। आपको बता दें कि 8 जनवरी 2020 को राजधानी के उद्योगपति प्रवीण सोमानी का अपहरण हुआ था। पुलिस ने उद्योगपति प्रवीण सोमानी को उत्तर प्रदेश से 22 जनवरी को बरामद कर लिया था। रायपुर पुलिस ने इस मामले में अनिल चौधरी, मुन्ना नाहक, शिशिर स्वाई, प्रदीप भुइया, तूफान गोंड और डॉक्टर आफताब आलम अंसारी को गिरफ्तार किया था। रायपुर कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सभी 6 आरोपी अप्रैल 2020 से केंद्रीय जेल रायपुर में बंद थे। रायपुर के लाभांडी इलाके में 25 से ज्यादा लोग डायरिया के चपेट में आ गए हैं। बीमारी से होने वाले लोगों में 4 माह के बच्चे से लेकर गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है।
डॉक्टर के अनुसार पीने के पानी में संक्रमण होने के कारण तेजी से डायरिया फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग अलग बोर से पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि पास से ही गंदा नाला बहता है जो कच्चा है। नाले का पानी रिसकर जल स्रोत से मिलता है और इस कारण से बोर के पानी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। निगम द्वारा टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम होने के चलते कई दिनों से पानी नहीं आ रहा था, इसलिए लोगों ने बोर का पानी पीना शुरू कर दिया था, जिससे पूरे राजधानी में बीमारी फैल गई। पानी में शिकायत है और यहाँ पर नाली का पूरा ओवरफुल हो रहा है और सामने में नाली का मतलब पूरा गंदगी गांव का पूरा लवंडी गांव का पानी आके यहाँ पर जमा हो रहा है और पानी का ना आगे साधन नहीं जाने का। इस कारण से पानी जमा होने के कारण हमारा पानी दूषित आ रहा है, स्वस्थ नहीं मिल पा रहा हमारा पानी हमको। नहीं बना है लवंडी में और कुछ ध्यान नहीं देते हैं, उल्टी दस्त हो रहा है। आसपास के एरिया का पानी पूरा लाभांडी का कॉलोनी के गेट के सामने एकत्रित होता है और पीछे से कॉलोनी का पानी सीवरेज लाइन का पानी इकट्ठा होता है, जिससे पानी इकट्ठा होने के चक्कर में यहाँ पे पानी डंप हो रहा है। इसके चलते में सारे बोर जो हैं स्रोत बना लिए हैं और स्रोत बना के शायद वो बोर का पानी खींच रहे हैं। इधर सारंगढ़ जिले के बरमकेला कन्याशाला में सामूहिक नकल मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दरअसल बरमकेला कन्या स्कूल में ओपन बोर्ड की परीक्षाओं में एसडीएम वासु जैन को खुलेआम नकल कराने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मंगलवार को एसडीएम स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने परीक्षार्थियों को पर्ची लेकर नकल करते हुए पकड़ा, जिससे एसडीएम ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए प्रकरण बनाकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजा, जिस पर शिक्षा विभाग ने 9 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। 45 छात्र नकल करते हुए पाए गए थे। हमने सभी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया वहां से और इसका एक कॉपी कार्रवाई हेतु डीपीआई भेजी गई थी। तो डीपीआई ने उस पर संज्ञान लेते हुए केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष के साथ ही साथ पर्यवेक्षक जो थे उन सभी को कुल 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। रायगढ़ जिले में राशन कार्डों के केवाईसी की धीमी प्रक्रिया का मामला सामने आया है। शासन ने 30 अप्रैल तक राशन कार्डों का केवाईसी अपडेट करने का निर्देश दिया है, लेकिन विभाग के सुस्ती के चलते जिले में 2 लाख से ज्यादा सदस्यों की केवाईसी अपडेट नहीं हो पाई है। इधर भाजपा राशन कार्डों की वैधता पर सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में बड़े पैमाने पर जिस तरह से राशन घोटाले हुए हैं, ऐसे में राशन कार्डों के फर्जी होने का अंदेशा है, लिहाजा इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं इस मामले में विभागीय अधिकारी राशन कार्ड के अवैध होने की बात खारिज कर रहे हैं। पिछली सरकार ने इस मामले में पूरी तरह उदासीनता बरती। यह संदेह बताता है कि कहीं फर्जी राशन कार्ड बनाकर कहीं उनके नाम से राशन का आहरण किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन को गंभीर रूप से जांच किए जाने चाहिए और फर्जी राशन कार्ड धारियों के ऊपर कार्रवाई करके ऐसे खाद्यान्न का आवंटन पर रोक लगाना चाहिए। जनरली एपीएल राशन कार्ड धारी नहीं है, वो किसी अन्य सुविधा के लिए राशन कार्ड लेते हैं, जिसके कारण वो इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। मेरे द्वारा बार बार अपील की जा रही है, हम प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं कि राशन कार्ड नवीनीकरण करवा लें। और अब एक बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी दफ्तर अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं, जहां पे शराब घोटाले मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इधर केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दायर की गई थी। कल सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आप नेताओं ने धरना शुरू कर दिया था। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है। घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है और घर के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर जरूरत पड़ी तो जेल में चलाएंगे सरकार, ऐसा आतिशी ने बयान दिया है। ये एक राजनीतिक साजिश है, ऐसा आतिशी का कहना है। आपको दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी दफ्तर अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर चले गए हैं, जहां पर कल पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 9 बार समन भेजने के बाद ये कार्रवाई की गई है। कल पीएमएलए कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी।
दिल्ली से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, साथ में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आप नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद से पुलिस ने कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है। लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कई बयानबाजियां भी हो रही है, जहां पे आतिशी ने कहा है कि ये सरकार की ओर से ये चीजें गलत है। ईडी दफ्तर अरविंद केजरीवाल इस वक्त अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बड़ी खबर जहां पे सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, अर्जी भी दायर की है। कल पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है। इधर ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी जीडीए में प्लॉटों की बंदरबाट का एक बड़ा खुलासा आरटीआई में हुआ है। जीडीए ने एक ही व्यक्ति श्री राम इंफ्रास्ट्रक्चर के नामों को 32 से ज्यादा प्लॉट अलॉट कर दिए। इसी तरह कई और नाम हैं जिन्हें नियम विरुद्ध प्लॉट अलॉट किए गए हैं। दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब आरटीआई एक्टिविस्ट एचएस यादव अपने पिता की जमीन के अधिग्रहण से संबंधी जानकारी निकाल रहे थे। पहले तो जीडीए ने आरटीआई से जानकारी देने में आनाकानी की। इस हद तक लापरवाही बरती गई कि आरटीआई एक्टिविस्ट को सूचना आयोग में अपील दायर करनी पड़ी। जीडीए ने सूचना आयोग के आदेश को भी ताक पर रख दिया और यादव को जानकारी नहीं दी। तब यादव ने सूचना आयोग से शिकायत दर्ज की। इस शिकायत की सुनवाई के बाद आदेश की अवहेलना हुई और गंभीरता से लेते हुए प्रकरण के जुर्माने संबंधित तत्कालीन अधीक्षक यंत्री सुभाष सक्सेना, जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, उन पर जानकारी छिपाने के लिए 10,000 का जुर्माना लगाया। वहीं अलॉटमेंट हुए भ्रष्टाचार को लेकर जीडीए के सीईओ ने जांच के आदेश भी दिए हैं। हमारे संज्ञान में एक मामला आया है जिसमें माननीय सूचना आयुक्त के द्वारा जो जीडीए के एक रिटायर्ड सक्सेना जी हैं उनके ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया है और उसमें कुछ ऐसे तथ्य भी प्रकाश में आए हैं कि कुछ ही व्यक्ति विशेष को एक बड़ी संख्या में प्लॉट्स दिए गए। ये मामला संज्ञान में आया है, उसको जाँच में ले रहे हैं और अगर उसमें कोई कमी हुई ऐसी पाई जाती है तो आगे उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता फर्जीवाड़े से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने जबलपुर हाई कोर्ट में ये कहा है कि वो अगली सुनवाई तक नर्सिंग कॉलेज मान्यता के नए नियम लागू नहीं करेगी। दरअसल जिन नियमों के आधार पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच करवाकर कई कॉलेजों को अपात्र घोषित किया था, राज्य सरकार ने वो नियम ही बदल दिए हैं। पहले नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 20 से 22,000 वर्ग फीट की बिल्डिंग की अनिवार्यता होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने नए नियम घटाकर इसे 8,000 वर्ग फीट की बिल्डिंग होने की ढील दे दी है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से अपात्र घोषित हुए नर्सिंग कॉलेजों को बचाने के लिए ही नियम बदल दिए हैं। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वो अगली सुनवाई तक नए नियम लागू नहीं करेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर अगली सुनवाई से पहले नए सत्र की शुरुआत हो जाती है तो भी मान्यता नए पुराने नियमों के तय की जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय में कल ऑनरेबल एजी सर ने ये अंडरटेकिंग दी है कि अगली हियरिंग तक इसका रिप्लाई देंगे और इसके पहले इन नियमों को लागू नहीं करेंगे और मान्यता प्रक्रिया अगर 24-25 की जाती है तो इन नियमों को बिल्कुल इससे पहले लागू नहीं किया जाएगा। तो अब इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल को रखी है। उसी में सरकार की ओर से इस नियमों के संबंध में जवाब पेश होगा। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की सब्जी, गेहूं, चना समेत अन्य फसलें बर्बाद हो गई है। इसे देखते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्य सचिव को
निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करें और अपनी रिपोर्ट तैयार करें ताकि किसानों को मुआवजे की राशि दी जा सके। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार जल्दी करेगी। सीएस को और उनने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अभी जो बरसात हुई है और ओला भी गिरा है और किसानों के फसल को क्षति हुई है, चना गेहूं और सब्जी भाजी सबको, किसान हितैषी सरकार है और निश्चित रूप से जो उनका नुकसान हुआ है बारिश और ओला के कारण उसकी भरपाई सरकार करेगी। पंडरापाट में कल जो बर्फबारी हुई है, ओले गिरे हैं, उससे भारी नुकसान हुआ है हमारे किसानों को। टमाटर मिर्ची की फसलें सारी बर्बाद हो गई हैं। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिला है। मेरा उनसे निवेदन तत्काल सभी किसानों को राहत पहुंचाएं। देखिए, टमाटर की फसल का नुकसान हो चुका है और हम लोगों ने देखा भी और हमने आरआई पटवारी को निर्देश दिया है कि आरबीसी 6-4 के तहत पूरे गांव के प्रभावित कृषकों की सहायता के लिए अधिक से अधिक प्रकरण बनाएं और उनको अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। अति भारी वृष्टि की सूचना सभी तहसीलों से आ गई है। सिमिलरली वेटरनरी डिपार्टमेंट भी, पशु विभाग भी सक्रिय है और जहां पे पशु मृत्यु हुई है उसको भी आंकलन कर रहे हैं। तो यथासंभव जिन योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है कृषकों को, किया जाएगा। वर्षा के चलते हमारा समस्त टमाटर, खीरा, गेहूं इत्यादि है, सब कुछ मतलब खराब हो गया है। ओलावृष्टि हो गया 2 बार से और टमाटर और खीरा पूरा बर्बाद हो गया और हम लोग उधारी बाढ़ी लेकर के कि जो लागत लगा है वो भी नहीं निकलेगा। हमारा लीची फला था, अच्छा ही फला था, लेकिन पानी और ओला में पूरा झड़ गया। हम लोग एक साल में 50,000 40,000 का बेच देते थे एक पौधा को, एक पेड़ में। कर्जा में अब डूबे हैं कह दे और 2 बार ले करा गिरत है और हमार तो जितना लगा फगा कर रहन कर्जा सब डूब गए हैं। सरकार कुछ कर मौजा दे है। भयानक रूप है, मतलब कर्जा, पानी, हवा, ये सब मतलब भयानक ने उम्र में पहले बार ऐसा देखा हूँ जो प्राकृतिक आपदा हुआ है। घर के कवेलू पूरा टूट के तस नस हो गए। धान बोरी से रबी फसल वो पूरा मिट्टी में मिल गए और खास करके महुआ, तेंदू, चार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जीविका के साधन है वो भी खत्म हो गए। – 2017 में रतलाम में हुए किसान आंदोलन के दौरान डेलनपुरी में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी किसान को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने हिंसा के 43 आरोपियों को बरी कर दिया है। किसान आंदोलन के दौरान रतलाम के डेलनपुर गांव में हिंसा हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले करने के साथ ही पथराव भी किया था। पत्थर लगने से एक पुलिसकर्मी की आंख फूट गई थी। पुलिस ने कई बड़े किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट ने 7 साल बाद फैसला सुनाया है। रतलाम में 4/6/17 को 4:30 बजे लगभग शाम को गांव डेलनपुर में किसान आंदोलन कर रहे थे, उस समय की ये घटना है। वो 57 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिनमें से 44 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करा था, जिनमें आज फैसला हुआ है। क्या फैसला है? उस फैसले में से एक जो भगवतीलाल पाटीदार था उसको 3 वर्ष की सजा करी है धारा 333 में। बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। और अब कवर्धा से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे पंडरिया में बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आपस में भिड़ गए। साहू समाज को अपशब्द कहने का इन पर आरोप है। साहू समाज ने मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिया है। मुख्य मार्ग पर साहू समाज के कार्यकर्ता बैठ गए हैं और वहां पे वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सामुदायिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन जारी है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है। आपको कवर्धा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे पंडरिया में बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पे रोड पे साहू समाज के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया है।
और पुलिस बल भी यहाँ पे भारी मात्रा में तैनात है। साहू समाज को अपशब्द कहने का आरोप है, जहां पर साहू समाज ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है और मुख्य मार्ग पर साहू समाज के कार्यकर्ता धरने पे बैठ गए हैं। सामुदायिक भवन के सामने साहू समाज के कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में ये घटना हुई, जहां पे साहू समाज को अपशब्द कहने का आरोप है और साहू समाज ने मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिया है। तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे साहू समाज के कार्यकर्ता सामुदायिक भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी मात्रा में इस वक्त पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और भाजपा के कार्यकर्ता पंडरिया में आपस में भिड़ गए, जहां पे साहू समाज को अपशब्द कहने का उन पर आरोप है। इस वक्त की रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा है कि आजादी के समय से कांग्रेस देश में भ्रष्टाचार की जनक है। कांग्रेस के कई नेताओं पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है रायपुर से, जहां पे उन्होंने कहा है कि प्रमाणित भी हुआ है और इस्तीफा भी दिया गया है। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। आपको रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने पर बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कांग्रेस की प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि आजादी के समय से कांग्रेस देश में भ्रष्टाचार कर रही है। इसी के साथ उन्होंने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गिरोह कहा है। आपको रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। पहले उनके 2-3 मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी ने कितने सम्मन्स दिए, इसका मतलब है कि केजरीवाल जी पहले से उनको आभास हो गया था और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो इसके ऊपर में प्रतिक्रिया दे रही है, तो कांग्रेस तो इस देश में भ्रष्टाचार की जनक है और आज से नहीं, आज़ादी के बाद से कांग्रेस के कितने लोगों के ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और प्रमाणित भी हुए हैं और इस्तीफा भी दिया है। तो मुझे लगता है कि जो इंडी बना है वो भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह बना है जो पूरे देश के लूटने के काम में लगा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।